दोस्तों नमस्कार। आज जिस एनालिसिस विश्लेषण को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं वो सत्ता, सरकार और संगठन की आपस में क्या गठजोड़ हो सकता है, क्या कमजोरी हो सकती है, उसको लेकर है। देश के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे हैं, लेकिन 3-0 की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, जिसका एक दशक बहुत ही मजबूती से चला और डंके की चोट पे चला, लेकिन आज ये जो तीसरा टर्म है ये काफ़ी ज़्यादा अपवादों का कहें तो शक, सुबह, भविष्य की चिंता को लेकर काफ़ी परेशान कर सकता है उनके शुभचिंतकों को, क्योंकि मात्र एक सीजन यानी कि पहले ही लोकसभा सेशन के अंदर कई मुद्दों पर बैक टू बैक यू टर्न सरकार का लेना, वो सरकार, वो मोदी सरकार जिसने अपने पिछले 10 सालों के इतिहास में पीछे हटना नहीं सीखा, बैक टू बैक यू टर्न करना नहीं सीखा। अगर वो अपने पहले ही लोकसभा के सेशन के अंदर 3-3, 4-4 बार बैक टू बैक करती है तो इसका मतलब, इसका मैसेज क्या है? सरकार की कमजोरी कि उसके लिए आत्मघाती न बन जाए। अब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे आपसे। उसके पहले सरकार, सत्ता और संगठन के बीच में जो दीवार बने हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। उसके पहले एक निवेदन कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों, स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए अगर आप कोई आर्थिक योगदान देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप दे सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि सरकार, संगठन और सत्ता का जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर अगर कोई गैप हो रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के भविष्य पे चिंता की लकीरें खींचना लाजमी है। दोस्तों, 3-0 की सरकार है। पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं है और वो अपने सहयोगियों के बल पर सरकार और सत्ता में है। और आज यही कारण है कि चाहे वक्फ बोर्ड बिल हो जो कि अभी लाया गया था, संचार बिल हो जिसमें कि यूट्यूब और तमाम ऐसे चीज़ें थी जिन पर कि शिकंजा कसने की तैयारी की गई थी, आरक्षण के ऊपर जो बिल लाया गया था जिसमें कि चिराग पासवान की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको ठंडे बस्ते में डलवाने के लिए, संचार ब्रॉडकास्टिंग हम बता ही चुके हैं आपको, कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और ऐसे में हर दिन मोदी सरकार की अग्नि परीक्षा ऐसा लगता है उसको देनी पड़ रही है, क्योंकि जो एनडीए के घटक दल हैं जिनको कि हम समझते थे कि ये सरकार के साथ हैं, सरकार के शुभचिंतक हैं और एक लंबे भविष्य की तैयारी कर रखी उन्होंने, लेकिन शायद अभी 3 महीने भी सरकार को नहीं हुए हैं और इन्होंने अपनी करवट बदलना शुरू कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा सामने आया है वो था वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर। सरकार जब भी कोई चीज लाती है तो पहले कैबिनेट में डिस्कस करके लाती है और कैबिनेट में लगभग सभी के मंत्री हैं। एक सांसद भी जिसका है उसको मंत्री मोदी ने बना रखा है, चाहे वो हम जैसी पार्टियां क्यों ना हो। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह की चीज हुई क्यों? विपक्ष तो मजबूत है, विपक्ष तो इसका विरोध करेगा ही करेगा। और राहुल गांधी ने जब से एलओपी बनने के बाद जो उनका रुतबा बढ़ा है उसका सामना कर पाना भाजपा को बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एनडीए के अंदर ही इस तरह की बातें पैदा होंगी तो निश्चित रूप से दिक्कत होगी। पार्लियामेंट के अंदर जब राजीव रंजन बोल रहे थे लगा कि जेडीयू ने पूरा निरा समर्थन दे रखा है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन राजीव रंजन के बारे में कहा जाता है
कि इनको सुबह ये क्या बोलते हैं और शाम को कहाँ बैठते हैं इनका पता नहीं होता। दोस्तों, असली मुद्दा क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो वक्फ बोर्ड का फेडरेशन है, इसने तमाम लोगों से अंदर अंदर बात करना शुरू किया, क्योंकि चिराग पासवान का वोट बैंक भले ही कुछ हो रही, उसके साथ मुस्लिम का एक बहुत बड़ा धड़ा उनको सपोर्ट करता है। बिहार के अंदर 18% मुस्लिम है। नायडू जी की राजनीति आंध्र प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग है जिसने उसको सपोर्ट किया है। यही कारण है कि वहां पे कांग्रेस हासिल चली गई। अगर मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते तो इतना बड़ा जनमत लेके नहीं आ सकते थे। वहां पे उन्होंने 4% रिजर्वेशन दे रखा है। ऐसे हालात में उनको जब उनसे मुलाकात की गई तो उन्होंने साफ आश्वासन दिया कि जहां तक वक्फ बोर्ड की बात है, इस पर हम आपके साथ हैं। यानी अगर उनके साथ है तो वो सरकार के साथ नहीं है। उन्होंने सरकार को एक इंटरनल मैसेज दे दिया कि इसको ठंडे बस्ते में डालना ही सबसे बड़ी अकलमंदी होगी, क्योंकि इस पर हम किसी भी कीमत पर खुल के आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को पता ही नहीं था कि राजीव रंजन क्या बोल जाएंगे, क्योंकि नीतीश भी बिहार के अंदर प्योर भाजपाइयों के बल पे नहीं जीतते हैं। वहां पे भी मुस्लिम तमाम ऐसे वर्ग हैं जो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जिसकी उनको काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे में मोदी जी की प्लानिंग का होगा क्या? कहा जाता है अरबों करोड़ों की जमीनें इसे कब्जा करके बैठी हुई है, उस पर सरकार कोई नियम के तहत कुछ उसको नया रूप देना चाहती थी। लेकिन नया रूप तो तब देगी जब सरकार संगठन के बीच समन्वय होगा, प्लस आपके खुद की इतनी स्ट्रेंथ होगी। अब देखिए, अगर नीतीश कुमार, नायडू और पासवान भी हो गए, पवन कुमार, लगभग 35 से 36 सांसद ऐसी हैं जो कि इंटरनल तौर पर एनडीए के अंदर रह के वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं, या ये कहिए कि इंटरनल एक मैसेज दे दिया है कि प्लीज इसको ठंडे बस्ते में डालिए, हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुलकर इसका समर्थन कर सकें। अगर 290-92 में 36 कम हो जा रहे हैं तो सरकार का आंकड़ा कहां खड़ा हो रहा है? सरकार को अगर अपने भविष्य की चिंता है तो फिर बैक टू बैक यू टर्न जैसे सवाल जो पैदा हुए हैं वो लाजमी हैं। सरकार इसीलिए बैकफुट पे जा रही है। वो मोदी जी जिन्होंने अपनी जिंदगी में 10 सालों के इतिहास से कभी बैकफुट पे नहीं गए, किसान बिल को लास्ट में लिए, जब चुनाव का समय आ गया उनको लग गया कि अब कोई फायदा नहीं है, तब उन्होंने पहली बार किसान बिल की वापसी की घोषणा की थी, वरना मोदी जी पीछे हटने वालों से। और आज जिस तरह से एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे ये साफ लगता है कि कहीं न कहीं मोदी सरकार की कमजोरी, भाजपा की कमजोरी का फायदा उनके घटक दल उठाने के लिए तैयार है। अब देखिए, इस पूरे काम के अंदर जब आरक्षण का भी भारत बंद हुआ, चिराग पासवान ने खुल के समर्थन कर दिया। आरक्षण जब क्रीमी लेयर की बात हुई तो वहां चिराग पासवान खड़े हो गए, क्योंकि चिराग पासवान को अपनी राजनीति देखनी है। चिराग पासवान एक चीज जानते हैं कि मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल में जब उनके पिताजी की, रामविलास पासवान की डेथ हुई, उनके भाई ने कब्जा किया, तो उस टाइम मोदी सरकार ने उनके भाई का साथ दिया था। यानी कि जिसके पास सांसद थे उसका साथ दिया था। आज मोदी जी अगर चिराग पासवान के साथ खड़े हैं, उसका रीजन ये कि उनके पास 5 सांसद हैं। अब चिराग की राजनीति यहां देखिए, चिराग क्यों हर चीज में इंटरफियर कर रहे हैं? उनको ये नजर आ रहा है कि अगले साल बिहार में चुनाव है और उनकी पूरी योजना है कि कम से कम 25 से 30 सीटों पर वो अपना दावा पेश करेंगे। नीतीश जी के लिए खतरे की घंटी है, भाजपा के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह से चिराग ने भारत बंद को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर के, ब्रॉडकास्ट बिल को लेकर के सरकार से मिलकर के लगातार अग्रणी भूमिका निभाई है और कहा है कि मेरी मोदी से लगातार कई बार इस बारे में बात हुई है और हमने कहा है कि इसमें संशोधन करके कुछ किसी भी तरह सामने फेस से हटाने के लिए अब लफ्ज़ों का इस्तेमाल तो किया ही जाता है कि उसको रखा जाएगा, बाद में और समायोजित किया जाएगा, काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे, लेकिन फिर आज फेस से हटाना उसमें उनका रोल रहा है।
और अगर मोदी सरकार उनको अहमियत दे रही है तो इसका मतलब है कि अहमियत आगे भी जारी रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक एंट्री वाला क्या हुआ, सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। तो मोदी सरकार कदम पीछे खींचने वालों में से नहीं थी, इसका मतलब है कि हालात गंभीर हैं। वरना इलेक्ट्रॉनिक एंट्री में सरकार बहुत गंभीर थी और उसकी पूरी योजना थी कि हम ऐसा काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अंततः उसको बैकफुट पाना पड़ा। और राहुल गांधी ने इन सारी चीजों का विरोध किया था और कहा था हम पुरजोर विरोध करेंगे। राज्यसभा में स्थिति सरकार की अच्छी नहीं है। वो वक्त चला गया जब एक इशारे पर 100 सांसदों को बाहर कर दिया जाता था और सारे बिल पास कर दिए जाते थे। आज वो हिम्मत सरकार नहीं दिखा पा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार को अपनी कमजोरी का एहसास हो चुका है। और यही कारण है कि नायडू, नीतीश और चिराग पासवान जैसे लोग अग्रणी भूमिका में आ रहे हैं और सरकार को उनकी बात को मानना पड़ रहा है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अगर मजबूत हैं और उन पर आप लगाम नहीं लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको उनको साथ लेके चलना है, तो उनकी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया सकता। सूत्रों की माने तो यहां तक की बात हो रही कि जो लगातार राज्यपालों की नियुक्ति हो रही है इस पर भी क्षेत्रीय दलों की निगाह है। उनका कहना है सरकार हमारे भरोसे चल रही है, तो अकेले आप सर्वे सर्वा कैसे हो सकते, इसको चाहो आप राज्यपाल बना दो, हमारा भी कोटा इसके अंदर होना चाहिए। सरकार की मजबूरी को समझिए। सरकार के भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लगना लाजमी है। हर चीजों में इंटरफेरेंस हो रहा है क्षेत्रीय पार्टियों का कि वो नहीं हो सकता कि आपने लिस्ट बनाई फाइनल कर दिया। अगर सरकार हमारे बल पे चल रही तो हमारा भी क्या परसेंटेज है, हमारी क्या कोटा है, वही बताइए। इसीलिए सरकार, याद होगा कि चुनाव के पहले मोदी जी हमेशा 100 दिन के रोड मैप की बात कर रहे थे। आज तो ना रोड का पता है ना मैप का पता है, सिर्फ एक ही मैप दिखाई पड़ रहा है, बिल आ रहा है और वो यू टर्न हो रहा है, बिल आ रहा है और यू टर्न हो रहा है। यही 100 दिन का रोड मैप है, 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि एनडीए की सरकार की मजबूती पे सवालिया निशान उठना जरूरी है। और जिस ढंग से आज से राहुल गांधी ने इलाहाबाद में, प्रयागराज में साफ कहा कि मेरा पहला मकसद था कि हम नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ें, और हालत ऐसे हैं कि हमने सबसे पहले, हिंदुस्तान के लोगों ने अगर कांग्रेस को मजबूत किया तो हमने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। और इन हालातों को देख के लगता है कि जिस तरह यूटर्न हुई है, जिस तरह सरकार बैकफुट पे आई है, निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंची है। और अगर ये सारे एनडीए के दल एक साथ होकर के मोदी जी के पीछे खड़े होते तो शायद उनका आत्मविश्वास थोड़ा सा मजबूत होता, लेकिन यहां तो वक्त की लड़ाई है। कब किसके खाते में क्या जाना है, लड़ाई इसकी है। नीतीश कुमार जानते हैं कि एक वक्त था जब उन्हीं के डीएनए पे सवाल उठाए गए थे, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसको मजबूत है उसी को आज पूछा जाएगा। और ऐसे में ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये जो क्षेत्रीय दल, खासतौर से मोदी, जिसे नायडू, नीतीश और चिराग पासवान, पवन कुमार जैसे लोग, और हो सकता है अभी छोटे दल इनको देखकर कुछ और हाथ पांव मारने की तैयारी करें। सरकार को कहीं ना कहीं सिर्फ विपक्ष से लड़ना ही नहीं है, राहुल गांधी से ही नहीं लड़ना है। राहुल गांधी तो एक आक्रामक भूमिका में है ही हैं, वो तो सरकार को माफ करने की मूड में है ही नहीं है, लेकिन सरकार को अंदर भी लड़ाई लड़नी है। ये दोहरी लड़ाई सरकार कैसे झेलेगी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसी लड़ाई लड़ी नहीं। वन मैन डिक्टेटरशिप देखा है, जो कह दिया सो हो गया, इस पार या उस पार, क्योंकि जानते थे कि दोनों सदनों में उनका बहुमत है और उनको किसी की जरूरत नहीं है। इसी सहयोगी दलों को भी नहीं पूछा जाता था, बुला के एनडीए की एक मीटिंग नहीं होती थी। आज एनडीए क्यों हो रहा है? क्योंकि एनडीए के बल पे ही सरकार है। और ऐसे में जितने भी बिल
ये बिल के रूप में जितने भी नियम कानून बनाने की सरकार ने बात की है, सब पे उसको कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा है, डिस्कशन करना पड़ा है, और 5-5 सांसद वाली पार्टी की बात को मानना पड़ा है। अभी तो अग्निवीर की बात नहीं, वरना अग्निवीर पे हो सकता है कोई फैसला लेना पड़ जाए। अगर क्योंकि जिस दिन सहयोगी दल ये देखेंगे कि मामला आम जनमानस के अंदर बहुत खतरनाक रूप में आ रहा है, उस दिन उस पर वो अपना स्टैंड बदल देंगे। अगर ये वक्फ बोर्ड पर अपना स्टैंड नहीं बदलते तो मोदी सरकार लोकसभा में उसको पास करा देगी। राज्यसभा में जो होता देखा जाता। लेकिन इन सहयोगियों ने पार्लियामेंट के अंदर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन पर्दे के पीछे जाके हाथ खड़े कर दिए कि आपको जो कराना है आपने बिल तो पेश कर दिया, लेकिन इसको आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि हमारा सहयोग आगे नहीं हो पाएगा। इस पूरी रूपरेखा को देखिए तो एक बात बहुत साफ है, परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन सोच का भी हो सकता है, परिवर्तन सपनों का भी हो सकता है, परिवर्तन सत्ता का भी हो सकता है। मात्र 3 महीने के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं और सरकार की मजबूती भी अगर नजर आए आगे, तो शायद सहयोगी दल रुकने की तैयारी करें। 4 राज्यों के चुनाव हैं, खुद वो सर्वेयर इसको हम कह दीजिए, सर्वे करने वाली संस्था जो लगातार मोदी की माला जपती थी, आज वो राहुल गांधी की बात करना शुरू कर दी है। तो सवाल इस बात का है कि मोदी जी को कोई भी ऐसा एंगल नहीं मिल रहा है जहां वो सुकून के 2 वक्त खड़े होने की बात सोच सके। जहां राहुल गांधी प्रधानमंत्री की दौड़ में कहीं दिखते नहीं थे, आज वो सिटी फाइट में नजर आ रहे हैं मोदी जी। 4 राज्यों के चुनाव के सर्वे के रिजल्ट बता रहे हैं कि 4 राज्यों में अगर एक राज्य में थोड़ा बहुत और ठीक हुआ तो 4-0 का स्कोर जा सकता है मोदी जी के विरोध में, राहुल गांधी के पक्ष में। जब माहौल इतनी तेजी से बदल रहा है, तो ये एनडीए के सहयोगी दल की भी निगाह बहुत बारीकी से होगी, क्योंकि राजनीति उनको भी करनी है और सत्ता में बने रहने की कोशिश उनकी भी होगी। ऐसे में तमाम यूटर्न को लेकर के एक शक सुबह पैदा होना लाजमी था, और आज इन चीज़ों को देखने से साफ लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार कमज़ोर हुई है, और उससे सरकार की सोच, सरकार की कार्यप्रणाली भी कमज़ोर हुई है। और ऐसे में सत्ता की द्वंद्व और सत्ता और विपक्ष की जो जंग है वो और तेज होगी, और आने वाला वक्त काफी भयावह हो सकता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं। फिलहाल जो यूपी के अभी 10 उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के 10 सीटों के, 4 राज्यों के विधानसभा के स्टेट इलेक्शन होने हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद एक बार फिर ये सारे पार्टीज के लोग एक आत्मंथन करेंगे कि अब देश में सरकार की भूमिका क्या होगी। और अगर सर्वे की रिपोर्ट सही हुई तो निश्चित रूप से केंद्र की मोदी सरकार के लिए स्थिति और चिंताजनक होगी, क्योंकि राहुल गांधी की मजबूती भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण होगी। और कोई मजबूत होता, ममता अखिलेश कितने मजबूत हों, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राहुल गांधी की मजबूती निश्चित रूप से चिंता की लकीरें बढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो। एक बार फिर वही निवेदन कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता की मजबूती के लिए कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर और डिटेल से मदद कर सकते हैं। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए एनालिसिस के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।